हेलो प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका साहिल सर और आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी डेमोक्रेसी के बारे में। और डेमोक्रेसी के बारे में हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी के अलग अलग लोगों ने डेफिनेशंस क्या क्या दी हैं, कैसे कैसे दी हैं, और डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है। हमने फिर देखा था कि इंडिया में जो इसकी डेमोक्रेसी की एक्चुअल में हिस्ट्री क्या रही है, क्या ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है या फिर इंडिया के जो एक एंशियंट टाइम से ये प्रोसेस चला आ रहा है। ये सब देखने के बाद आज जो हमने लेक्चर में स्टार्ट करना है वो करना है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और बेटा, ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम टाइम में पर क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स में मैंने देखा कि आए हैं, है ना। तो आप सब लोगों ने इस लेक्चर में अपना पूरा कंसंट्रेशन देना है और कोशिश ये करनी है कि जो जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आप उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, कि मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पर नया हूँ। मेरी ये कोशिश है, यहाँ पर आने का मेरा मोटिव ये था इस प्लेटफॉर्म पर कि मैं उन बच्चों की हेल्प कर पाऊँ जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल्स में या ट्यूशन्स में नहीं जा पा रहे हैं, है ना, या फिर जो जा रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कोई और प्लेटफॉर्म चाहिए समझने के लिए। तो आप लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूँ एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म से, और कर भी रहा हूँ मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को थोड़े बहुत रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुए हैं और बच्चे खुश हैं। तो आगे भी करता रहूँगा। बस मैं आप लोगों से एक ही चीज़ की डिमांड करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो डैट मेरी वीडियोस हर उस बच्चे तक पहुँचे जो एक्चुअली डिज़र्व करता है मेरी वीडियोस को देखना, है ना। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो बच्चे, जब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, बेटा, तब क्या है देखो। एक्चुअल में तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये जो फीचर्स हमने यहाँ देख रहे हैं यही फीचर्स हैं। फीचर्स बहुत सारे हैं, बट ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, है ना। ये कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो किसी भी कंट्री, जो भी कंट्री अपने आप को क्लेम करती है, जो ये बोलती है कि हमारी कंट्री जो है, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक देश है, उस कंट्री को कम से कम ये जो बेसिक फीचर्स हैं ये तो सेटिस्फाई करने ही चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये जो फीचर्स यहाँ पर है मेंशन किए हैं, ये कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो उस कंट्री को सेटिस्फाई करने ही चाहिए, उस कंट्री में एग्जिस्ट होने ही चाहिए, जो अपने आप को क्लेम करती हो कि उनकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। समझ गए मेरी बात, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो फीचर है बेटा वो देखिए, वो है फाइनल डिसीजन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। फाइनल डिसीजन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बेटा, इसका मतलब क्या होता है जब हम इसकी बात करते हैं कि फाइनल डिसीजन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? इससे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली क्या होते हैं, है ना। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, पर हमने उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है जिनको अभी आइडियाज़ कम हैं या फिर बिल्कुल नहीं है। तो बेटा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, देखिए एक सेकेंड, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं बेटा? देखो, वो सब लोग, वो सब कैंडिडेट्स, जब आप वोट करते हो और उनको जिताते हो और जिता कर उनको या तो पार्लियामेंट में भेजते हो या तो उनको भेजते हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अब आप जब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिताकर, एमपी को जिताकर पार्लियामेंट में भेजते हो और बोलते हो कि तू वहाँ जा और जाकर हमारे बिहाफ पर डिसीजंस ले, है ना। अब वो डिसीजंस कैसे लेगा? वो लॉज बनाएगा, वो पॉलिसीज़ बनाएगा, वो सब, ये सब पार्लियामेंट में होता है ना। यही लोग लेजिस्लेचर जो होते हैं, लेजिस्लेचर ही सब डिसीजंस लेते हैं, सब लॉज बनाते हैं। तो अब वहाँ पर क्या होगा, ये लोग जाएंगे पार्लियामेंट में बैठेंगे और वहाँ पर जाकर आपके लिए लॉज वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे, है ना। और यहाँ वही वैसे ही सिमिलर केस में, जब ये तो हो गया केस जब आप पार्लियामेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो, जब आप स्टेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो तो आप किन को चुनते हो? आप चुनते हो एमएलएस को, एमएलए वगैरह जो होते हैं ना। और इनको आप क्या कहते हो कि आप स्टेट असेंबली में जाओ और वहाँ पर जाके बैठो और बैठकर हमारे बिहाफ पर जो है आप लॉज वगैरह बनाओ।
तो आप दोनों ही जगह पर एमएलएस को भी और एमपीज़ को भी आप चुन रहे हो, इलेक्ट कर रहे हो। इलेक्ट करके इनको जब आप आगे भेज रहे हो, जैसे कि इस केस में आप पार्लियामेंट में भेज रहे हो, इस केस में आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज रहे हो, तो इनको आप इनसे ये चाह रहे हो कि इनके आपके बिहाफ पर ये लोग क्या करें, आपके लिए लॉज बनाएं, आपके लिए पॉलिसीज़ बनाएं, है ना। तो इनको बोलते हैं कि ये हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। कहाँ पर ये एमएलएस कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको? स्टेट असेंबली में। समझ रहे हो मेरी बात? ये लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है? इसलिए इन लोगों को बोला जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। समझ गए मेरी बात बेटा? इन लोगों को बोला जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये अब आप दूसरी बारी बोलना नहीं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे आप कमेंट भी कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो, या तो वीडियो वापस देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई भी डिसीज़न जो होता है, फाइनल डिसीज़न जो होता है ना, फाइनल डिसीज़न जो होता है उसकी जो पावर होती है, जो फाइनल डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी होती है, जो फाइनल डिसीज़न लेने वाली पावर होती है, वो हमेशा कौन होता है? यही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। डिसीज़न कौन सा? जैसे अभी हमने कहा कि लॉज के लिए, पॉलिसीज़ के लिए जो भी फाइनल अथॉरिटी होगी वो यही लोग होंगे, है ना। क्योंकि यही लोग बैठ के डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि इनको हमने भेजा है, जिता कर भेजा है कि आप डिसीजंस लो, तो अथॉरिटी इनके पास है, पावर इनके पास ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है बेटा, इसका मतलब ये नहीं है ये कि ये कोई भी डिसीज़न अपने कोई भी अपना लॉ पास करा देंगे या फिर कोई भी पॉलिसी ले आएंगे और बोलेंगे कि हमारा ये फैसला अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट्स लगाता है इनके ऊपर, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट्स लगाता है इनके ऊपर कि आप कौन सी हद से बाहर नहीं जा सकते हो, और इन केस कि अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जुडिशरी जो है, बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को ही पावर देता है कि वो उस लॉ को क्या बोलेगी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नल एंड वॉइड है, ठीक है। और वो जो लॉ होगा वो कैंसिल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर ये बताया कि फाइनल डिसीजन की पावर जो होती है वो किसके पास होती है? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं बेटा, तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर क्या होना चाहिए? वहाँ पर ये सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, पावरफुल हो या नहीं हो, छोटे तबके से आया हो, ऊंचे तबके से हो, कहीं से भी हो, वो इलेक्शन लड़ सके। यहाँ पे वोट डालने की बात नहीं हो रही है, एज अ वोटर की बात नहीं हो रही है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं ना उनकी बात हो रही है। तो कोई भी इंसान वोट लड़ सके, और वो अगर इतना वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो कि वो इंसान जीत भी सके, है ना। अगर वो इंसान जीत भी सके, अगर लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो वो जीत भी सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान जो लगातार 10-15 साल से जीतते आ रहा है, वो क्या हो कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे, एक ऐसा सिस्टम बना दे कि अब क्या हो रहा है कि वो हार ही नहीं रहा है ना। उसने कुछ ऐसे घोटाले कर दिए हैं कि वो अब हार ही नहीं रहा है, उसने गड़बड़ के थ्रू जीते जा रहा है, और बाकी जो लोग जो उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं वो हारे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस इंसान को भी डर होना चाहिए कि मैं कभी भी हार सकता हूँ, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो मैं हार सकता हूँ। और दूसरा इंसान जो है, कोई भी इंसान जो है, कोई भी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कोई भी हो, वो जीत सकता है उस सिस्टम में, है ना। इतना फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि किसी भी इंसान को डर होना चाहिए कि वो कभी भी, उसके पास चांस है कि वो कभी भी जो है वो हार सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ आगे और कंडीशंस दी हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन दी है कि ऐसे सिस्टम में क्या होना चाहिए, ये सब कैसे अचीव होगा, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे अचीव होंगे? वो ऐसे अचीव होंगे कि अगर जो वोटर्स हैं, है ना, जो वोटर्स हैं उनकी काउंटिंग जो है वो बिल्कुल ऑनेस्टली हुई हो, अच्छी हुई हो, ईमानदारी से हुई हो। जैसे कि आजकल अब 2027 का सेंसस के जो सिस्टम सारा चल रहा है, उस ये सेंसस के थ्रू ही होता है ना। देखो काउंटिंग तो आपको इतना पता ही होगा कि सेंसस होता है, सेंसस के थ्रू काउंटिंग्स वगैरह होती है, हमारी पॉपुलेशंस को गिना जाता है, हमारे कि हर घर में कितने इंसान हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट है, इनकम कितनी है। ये सब चीज़ें जो होती हैं सेंसस के थ्रू होती हैं। और सेंसस क्या होता है? हर 10 साल के बाद होता है। तो इस सेंसस में जब सेंसस हो तो पूरी ऑनेस्टली से जो है जनगणना होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया है कि वोटर शुड वोट फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर। मतलब कि एक वोटर पे कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर। मतलब एनी काइंड ऑफ प्रेशर बेटा कि दो टाइप के प्रेशर्स जो अमूमन होते हैं ना, मोस्टली जो दो टाइप के प्रेशर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है या तो जैसे पहले पहले होता था, किसी इंसान को डराया धमकाया जाता था कि तूने इसी को वोट डालना है, अदरवाइज़ तेरे को हम देख लेंगे, है ना। या तो ये केस था, या दूसरा केस क्या था कि किसी को पैसे दे दिए जाते थे कि तूने पैसे ले ले, लालच में वो आता था तो वो पैसे दे लेकर वो उसको वोट डाल देता था। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, अपनी चॉइस होनी चाहिए वोटर के पास, है ना, वो फ्रीली जो है किसी को भी वोट डाल सके। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से मैं बता रहा हूँ, कमेंट करके मेरे से कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी जो है उसका रिप्लाई कर दूँ। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है बेटा, तीसरा पॉइंट हमारे को बोल रहा है कि वोटर्स शुड हैव द राइट टू चूज फ्रीली अमंग दोज competing in the इलेक्शन। मतलब कि एक जो वोटर है उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए, उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो जो भी लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन में उनमें से किसी को भी चुन सके। ठीक है, अब इसमें वो जो पहले वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल देकर। देखिए, हम चाइना की जब बात करते हैं जब, तो चाइना में क्या है बेटा कि जो वहाँ पे ऑलरेडी जो गवर्नमेंट चल रही है, जो जीती हुई गवर्नमेंट है, अब कोई भी और पार्टी आएगी और उसको इलेक्शन लड़ना होगा तो उसको उसी गवर्नमेंट से, है ना, उसको उसी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है आपकी, प्रेजेंटली गवर्नमेंट जो पावर में है, उसी गवर्नमेंट से जो होगा उससे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेकर ही वो पार्टी क्या होगी, वो पार्टी जो होगी वो इलेक्शंस को लड़ पाएगी। समझ आई मेरी बात? तो अब इस केस में आप मुझे बताओ कि वो पार्टी जो इस पार्टी इससे ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है पार्टी, उससे परमिशन ले रही है, जो ऑलरेडी पावर में पार्टी है उससे परमिशन ले रही है कि हमारे को परमिशन दे दो भाई साहब कि हम लड़ सकें, वो कभी भी ऐसा कोई फैसला लेगी जो इसके अगेंस्ट होगा? नहीं लेगी ना। तो अब जो लोग इस पार्टी को ही पसंद नहीं करते हैं तो वो इस पार्टी को चूज़ करके करेंगे क्या? कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, उनके पास चॉइस ही नहीं रही। ये वाली पार्टी तो इसी से इन्फ्लुएंस रहेगी, पहले वाली पार्टी से। तो इसलिए यहाँ पर लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे बताया कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली। जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली, एक जैसे 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, रेगुलरली इलेक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इलेक्शंस हुए 10-15 साल हो ही नहीं रहे हैं, वही गवर्नमेंट चले जा रही है, अब उनको भी टेंशन नहीं है, उनको पता है कि हम तो वैसे बिना लड़े ही जीते जा रहे हैं, तो वो चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली रेगुलरली जो इलेक्शंस होने चाहिए। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलर इलेक्शन कराने की, वो किस पर है? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, याद रखिएगा। इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो किस पर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही इंश्योर करती है कि इलेक्शन क्या हो, फ्री एंड फेयर हो। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है यूनिवर्सल सफरेज का। इसका मतलब ये होता है बेटा कि सब एडल्ट्स, है ना, वो सब लोग जो एडल्ट्स हो गए हैं, जिन्होंने उस एज को अचीव कर लिया है, जो जिसको हम एडल्ट बोल सकते हैं, जैसे इंडिया के केस में कैसे है, या फिर अभी कितना है एडल्ट एज? 18 प्लस है। पहले कितनी होती थी? 21 होती थी, है ना, अब 18 प्लस हो गया। तो अब जो सब एडल्ट्स जो हैं उनको उनकी कास्ट के कोई भी हो, उनके रिलीजन कोई भी हो, उनका कलर कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो वोट कर सके। राइट टू वोट होना चाहिए उनके पास। ठीक है, और एक डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर सिटीज़न के पास, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, उसके पास एक वोट डालने का राइट होता है। उसके पास सिर्फ एक वोट डालने का राइट होता है। और हर एक वोट जो होगा वो क्या होगा? हर एक वोट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, हर एक वोट की वैल्यू इक्वल होगी और एक ही होगी का मतलब हर वोट की वैल्यू जो है वो क्या है? इक्वल होगी। मेरी बात एक समझने में, आपको ना एक चीज़ यहाँ समझाना चाहता हूँ, सुनो। हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत इनइक्वालिटी है ना, बहुत इनइक्वालिटी है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोगों के पास बहुत पावर है, कुछ के पास बहुत कम पावर है। पर यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जहाँ पर हर गरीब जो है, हर पुअर जो है, वो रिच के बराबर है। और हर जो एक ऐसा इंसान है जिसके पास पावर नहीं है, पावरलेस है, वो एक पावरफुल इंसान के बराबर है। ठीक है,
पावरफुल इंसान के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बात करूं, अगर आपकी बात करूं, आप अंबानीस की बात करूं, आप और अंबानीस में शायद कोई भी सिमिलरिटी नहीं हो, सिवाय एक चीज़ की कि आपका वोट जो है और अंबानी का वोट जो है वो इज़ इक्वल है, वो बराबर है। आप एक ही चीज़ में उनके बराबर हो, और वो है कि आपका वोट बराबर है। सिमिलरली आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करो, है ना, ये सबसे पावरफुल लोग हैं हमारे देश के, तो अब आप और वो एक ही चीज़ में बराबर हो कि आपका वोट जो है वो बराबर है। समझ रहे हो? ये आपके वोट की वैल्यू है, अपने वोट की वैल्यू समझिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे की हम देखते हैं आगे क्या है। आगे बेटा ऐसा है कि हाँ, आगे ऐसा है कि अब अगला जो पॉइंट है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है, वहाँ पर सिटीजन्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, जो वहाँ के नुमाइंदे होते हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? राइट टू एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकें। अगर उनको कोई चीज़ ख़राब लग रही है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ख़राब लग रही है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर सकें, है ना। उनको बस उनको उन पर कोई डर नहीं होना चाहिए, उनको कोई ऐसा फ़ियर नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। तो वो विदाउट फ़ियर क्या हो, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, है ना। वो अपनी वो डिस्कस कर सकें पॉलिसीज़ को, वो बता सकें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो ये उनके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं? डेमोक्रेटिक डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। ये सब करके ये अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं फीलिंग्स को, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। अब अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो है फ्रीडम टू, क्या है? फ्रीडम टू एसोसिएशन, कि आपके पास कुछ ग्रुप्स बनाने की जो है वो फ्रीडम होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ बनाना, कोई ग्रुप बनाना चाहते हो किसी भी रिलेटेड, तो आपके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर भी वही चीज़ बोली कि जो नागरिक हैं, देश के सिटीजन्स हैं, उनको उनके पास राइट होना चाहिए कि वो क्या कर सकें, कि फॉर्म कर सकें एसोसिएशंस, यूनियंस बना सकें, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकें, कि उनके पास ये राइट होना चाहिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना लें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाएं और उसको ज्वाइन करें, उसको छोड़ भी सकें, ये भी राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने एक ज्वाइन कर लिया, आपको बोले बस आपने कर लिया, अब आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। उसके पास दोनों राइट्स हों, ज्वाइन भी कर सके और वो लीव भी कर सके, ठीक है। पर यहाँ पर भी कुछ जो है लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, कि आप कोई ऐसा काम नहीं करो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना दो, कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना दो जो क्या करे, एंटी नेशनल हो, जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, है ना। आप ऐसा कोई काम नहीं करो जो मोरालिटी ग्राउंड्स पे गलत हो, है ना। ये सब ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स नहीं बनाओ आप जो भी करो विद इन जो एक रिस्ट्रिक्शन जो है उसके अंडर ही करो, लीगल ग्राउंड्स में करो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? आप बना सकते हो कोई भी ऐसा ग्रुप वगैरह, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी उस पर काम करो, कोई गलत काम भी कर लो। आपके देश के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मॉरल ग्राउंड्स पे गलत नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको देख के ही ये बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बड़ी चर्चों में एक चीज़ चल रही है, आप लोगों ने भी सुना होगा, वो कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। तो वो क्या है, वो उनके पास राइट था ना, यही राइट था कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सके, तो उन्होंने बना ली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन, कि यहाँ पर बात की जा रही है कोई भी इंसान जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कोई भी जो इंसान है उसको ये राइट होना चाहिए कि वो कोई भी रिलीजन को, उसका कुछ भी विश्वास हो, किसी पर भी विश्वास हो, वो उसको जो है वो फॉलो कर सके, उसको राइट हो कि वो उसको फॉलो कर सके, उस पर कोई प्रेशर नहीं हो कि तू इसको छोड़ दे। उसके पास पूरी फ्रीडम हो कि वो उसको मान सके, उसको पूज सके, वो उसको जो प्रोफेस भी करे, उसको प्रोपोगेट भी करे, लोगों को भी बता सके कि मैं इसको करता हूँ, उसके वो डर नहीं होना चाहिए ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं हिंदुस्तान में, वो किसी भी तरीके से मेजॉरिटीज़ से कम नहीं हैं। माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ आर इक्वल इन इंडिया, ठीक है। अगली बात करते हैं अगला बेटा, अगला पॉइंट है वो है इंडिविजुअल फ्रीडम। अब इंडिविजुअल फ्रीडम की जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी, अगेंस्ट हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की ही बात करें तो इसलिए डेमोक्रेसी दिख रहे हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में एक इंसान के पास, एक सिटीज़न के पास या सब सिटीज़न के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए, उनके पास ये पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या कर सकें,
कि वो कहीं पर भी जा सकें, मूवमेंट कर सकें। मतलब अगर उनको यहाँ से वहीं कहीं और जाना है, अपने प्लेस से कहीं किसी और सिटी में जाना है, किसी और स्टेट में जाना है, तो उनको उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए। कहीं पर घर बनाना चाहते हैं, कहीं रहना चाहते हैं, वो बना सकें। कहीं पर भी काम करना चाहते हैं वो कर सकें। कहीं पर भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। तो इन सब चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। उनको फुल फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कुछ भी कर सकें। पर यहाँ पर एक चीज़ अगेन बोला है कि कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी लगाई गई हैं, ठीक है? कहाँ पर? मोरालिटी ग्राउंड्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो बोले कि मेरे पास फ्रीडम है, कि मेरे पास इंडिविजुअल फ्रीडम है और मैं कुछ भी करूँगा, और कपड़े उतार कर वो बाज़ार में घूमना स्टार्ट कर दे। वो मोरालिटी ग्राउंड पे गलत हो गया है ना? ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ नहीं होना चाहिए कि आप कहीं खड़े होकर देश के खिलाफ ही अपने कुछ स्टार्ट कर दिया आपने, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या मतलब होता है रूल ऑफ लॉ का? इन डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो लॉ है वो सबसे बड़ा है। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंसान लॉ से बड़ा नहीं है, ठीक है? लॉ जो है वही सबसे बड़ा है, और उसके सामने जो है सब लोग बराबर हैं। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सब लोग बराबर हैं। सबसे बड़ा ही लॉ है, ठीक है? लॉ प्रिवेल्स। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अथॉरिटी अबव लॉ नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर जो सिटीजन्स के पास राइट्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने की पावर किसके पास होती है? जुडिशरी के पास होती है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ये देखती है कि लोगों के जो राइट्स हैं वो कोई किसी तरीके से उनको डिस्टर्ब तो नहीं किया जा रहा है ना, उनको ख़राब तो नहीं किया जा रहा है। ये इन्हीं का काम है जुडिशरी का। और हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट वो कैसे काम करती है? वो दो दायरों के अंदर काम करती है, दो पैरामीटर्स के बीच में काम करती है। मतलब अगर ये एक दायरा है जिस पे हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की जा रही है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी लॉज बनाए हैं कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, वो एक दायरा ये है। और दूसरा दायरा ये है कि सिटीजन्स के राइट जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए ना, उनको वायलेट नहीं करना है। तो अब गवर्नमेंट को इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में काम करना है कि एक तो उनको ये देख के चलना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ हैं वो प्रॉपरली जो है फॉलो होते रहें, और इस तरीके से फॉलो हों कि लोगों के जो राइट्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसके बीच में जो है गवर्नमेंट को काम करना है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? अब बेटा देखो, ये थे मेन फीचर्स जो हमने अभी डिस्कस करे, ठीक है? अब आगे हमने क्या देखना है बेटा? आगे हमने ये देखना है कि आगे आपकी बुक्स, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, आगे हमने ये देखना है बेटा, देखो आगे ये बताया है कि ये जो हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं, ये तो बोला है कि ये तो मिनिमम नेसेसरी हैं, ठीक है? मिनिमम नेसेसरी हैं ये फीचर्स, कि किसी भी कंट्री जो अपने को ऐसा बोलती है कि हमारे को डेमोक्रेटिक बनना है या हम डेमोक्रेटिक हैं, उनके पास ये फीचर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है? और ऐसे जगह पर विल ऑफ पीपल जो होती है वो काम करती है, ठीक है? विल ऑफ पीपल जो है वो काम करती है। उसके बाद एक चीज़ इन्होंने फिर से बताई है, इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं? एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, और एक कौन सा होता है? जुडिशरी। तो ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं, इनकी तीनों के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है? लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है कि लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है कि उन लॉ को एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी का काम है कि ये देखना कि ये कहीं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम को तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब को देख कर जो है ये चलते हैं, ये ऑर्गन्स ऑफ जो होते हैं गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये अकाउंटेबल होंगे, ये जिम्मेदार रहेंगे, ये आंसरेबल रहेंगे। किसको? लोगों को, ठीक है? लोगों को आंसरेबल रहेंगे। ये डेमोक्रेसी ही है जो इनको जो है आंसरेबल इनके जवाबदारी बनाती है लोगों के सामने, ठीक है? अब उसके बाद जो इन्होंने लास्टली बताया, इन्होंने ये बोला है कि बेटा कोई भी कंट्री दुनिया की जो है वो फुल्ली, अगर इन चीज़ों को, जो इन फीचर्स को है, फुल्ली अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं दे सकती है, ठीक है? कोई भी कंट्री जो है वो अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं दे सकती है। उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, जो हमने पहले कहा कि मॉरल ग्राउंड्स पे या फिर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी ही पड़ेंगी, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनका जो है मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देंगे इन फ्रीडम्स का, और क्या करेंगे? देश के अगेंस्ट या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो उनको रोकने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। इसलिए आप देखते हो कि ये जो हमने जितने भी फ्रीडम्स की बात की है, ये अनलिमिटेड नहीं है,
रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करती हैं ये। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। आई होप कि मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, अपनी नॉलेज को शेयर किया है, आप लोगों को समझ आएगा। फिर भी कुछ डाउट अगर आपको रहता है तो आप ज़रूर मेरे से जो है कमेंट के थ्रू मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को आप वापस देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और मैं आपसे फिर से वही डिमांड करूँगा बेटा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए और बनाता रहूँ। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, शाइन कीजिए, माँ बाप की केयर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और बाय बाय, टेक केयर।